हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक लेंडिंग कंपनी या लेंडिंग स्टार्टअप कैसे चालू किया जाता है, उसमें कौन कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं, कौन से लाइसेंसेस लगते हैं, आपको कौन से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, कितना आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। मैं वो सब कुछ कवर करूंगा जिससे अगर आप सोच रहे हैं लेंडिंग स्टार्टअप करने का तो आपकी लाइफ ईजी हो जाए। तो वीडियो की शुरुआत मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात से करना चाहूंगा कि 2016 में जो मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया था, जब मैं IIT मद्रास में था, कॉलेज में ही था, वो एक डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप ही था जिसका नाम था Z2P। तो ये P2P लेंडिंग, जिसको हम पीयर टू पीयर लेंडिंग बोलते हैं, उस डोमेन का लेंडिंग स्टार्टअप था। अब P2P क्या होती है ये मैं आपको वीडियो के आगे जरूर बताऊंगा। तो 2016 में मैंने P2P लेंडिंग स्टार्ट किया था और बाय 2018 इट वाज वन ऑफ इंडियाज टॉप 3 P2P लेंडिंग स्टार्टअप। तो लेंडिंग फील्ड से मेरा नाता बहुत गहरा है, मैं काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रहा हूँ, मैं इस फील्ड को बहुत अच्छे से समझता हूँ और होपफुली मैं आपकी राह आसान बना पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एलिफेंट इन द रूम है जिसको मैं अभी से एड्रेस करना चाहता हूँ, वो ये है कि कोई भी लेंडिंग कंपनी स्टार्ट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। लेंडिंग एक हाईली रेगुलेटेड स्पेस है, इसको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। कोई कभी भी उठ के एक लेंडिंग कंपनी नहीं स्टार्ट कर सकता, उसके लिए लाइसेंस लगते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि लेंडिंग इंडस्ट्री रेगुलेटेड क्यों होती है इतनी ज्यादा, क्यों इसको दूसरे बिजनेसेस की तरह फ्री नहीं रखा जा सकता, क्यों इस पे RBI इतने रूल्स रेगुलेशंस लगाता है? तो उसका रीजन ये है कि जब भी एक लेंडिंग होती है किसी भी लेंडर और बोरोवर के बीच में, तो उनमें पावर डिफरेंस बहुत ज्यादा रहता है। एक लेंडर है जिसके पास बहुत पैसा और एक बोरोवर है जिसको पैसे की जरूरत है। तो लेंडर इस बोरोवर को पैसे दे रहा है और ये बहुत ही हाई पावर में है। तो ऐसा ना हो कि ये लेंडर इस बोरोवर को एक्सप्लॉइट कर दे। कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले, बहुत ज्यादा उससे रिपेमेंट ले ले, बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा ले। तो आपने देखा होगा गांव में आज भी जो रसूखदार जमींदार लोग होते हैं वो इनफॉर्मल लोन्स देते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट पे, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, अगर रिपेमेंट नहीं हो रहा तो घर में घुसते हैं, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और इसी एक्सप्लॉइटेशन को एक मास स्केल पे होने से रोकने के लिए RBI ने लेंडिंग इंडस्ट्री को, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने लेंडिंग इंडस्ट्री को बहुत ही हाईली रेगुलेटेड रखा है। तो अब बात करते हैं कि कौन से टाइप की एंटिटीज लेंडिंग कर पाती हैं। बेसिकली हम लेंडिंग एंटिटीज को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 1, बैंक्स। ये तो आपको पता ही है, राइट? बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI और बैंक्स आर फ्री टू लेंड, राइट? बैंक्स पर्सनल लोन दे सकते हैं, किसी भी टाइप के लोन दे सकते हैं। और मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आप कल को उठ के बैंक तो बना नहीं पाओगे, उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसको मैं स्किप करूंगा। नंबर 2, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सो नंबर 2 जो एंटिटी है जो लेंड कर पाती है वो है एक NBFC, जिसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये RBI लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करता है NBFCs के। तो अगर आपको लेंड करना है, लेंडिंग बिजनेस में जाना है, तो आपको RBI से NBFC लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी कौन से टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो हम आगे जानेंगे। नंबर 3 जो कि मैंने स्टार्ट किया था, जो वो भी एक टाइप की NBFC ही है, लेकिन क्योंकि थोड़ा इजीली अटेनेबल है इसलिए मैंने उसको अलग कैटेगरी में रखा है, जिसको बोलते हैं P2P NBFC, पीयर टू पीयर NBFC। अब P2P होता क्या है जरा सा समझते हैं। तो जब भी बैंक आपको लोन दे रहा है या कोई और कंपनी NBFC आपको लोन दे रही है, जैसे बजाज फाइनेंस एक NBFC है, अगर वो आपको लोन दे रही है तो आप लोन एक एंटिटी से ले रहे हो, राइट? एक कंपनी से ले रहे हो जो कि गवर्नड और रेगुलेटेड होती है। P2P में क्या होता है, पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन भी बोल सकते हो। बोरोवर जो है वो सीधे किसी कंपनी से नहीं बल्कि किसी आदमी, किसी इंसान से लोन लेता है। तो अगर मैं आपको लेंड कर रहा हूं पैसे, तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गई। और इसी के बीच में कंपनीज ऐसी आती हैं जो कि बोरोवर्स को लेंडर्स से कनेक्ट करती हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करती हैं, रिकवरी में मदद करती हैं। उन्हीं को हम P2P NBFC कंपनीज बोलते हैं। और चौथी एंटिटी सबसे ईजी भी जो है उसको बोलते हैं TSP, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। अब TSP खुद पैसे लेंड नहीं करते हैं, बल्कि TSP क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें आप लोन्स को मैनेज कर पाओ, रिकवरी को मैनेज कर पाओ, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट कर पाओ। और ये प्लेटफॉर्म बना के NBFCs या बैंक्स के साथ टाई करते हैं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज करो। और इसमें आपको RBI के किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद का पैसा नहीं लैंड कर रहे हो। तो अब हमने बात कर ली है कि वो कौन सी 4 एंटिटीज होती हैं, 4 टाइप की, जो कि लोन्स दे सकती हैं, राइट? जो कि लेंडिंग कर सकती हैं। बात करते हैं NBFCs की। तो NBFCs में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो 2 ब्रॉड कैटेगरी होती है वो होती हैं, एक होती है डिपॉजिट टेकिंग NBFC,
एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। और जैसे कि ये टर्म खुद समझाता है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं या किसी इन्वेस्टर से डिपॉजिट ले सकती हैं कि ये मेरी एनबीएफसी है, आप इसमें इन्वेस्ट करो और मैं आपको इतने % रिटर्न दूंगा। एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, जो कि किसी पब्लिक से या किसी भी इन्वेस्टर से पैसे नहीं ले सकती हैं, डिपॉजिट नहीं करवा सकती हैं, वो सिर्फ लोन दे सकती हैं। अब एक और की क्वेश्चन है, एनबीएफसीज के पास लेंडिंग करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो सबसे प्राइमरी तरीका है एक एनबीएफसीज का फंड रेज करने का, वो होता है बैंक्स। एनबीएफसीज खुद बैंक से लोन लेती हैं और उसको फिर इंटर्न लेंड करती हैं। कभी कभी एनबीएफसीज दूसरी एनबीएफसीज से भी लोन लेती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक एनबीएफसी है, मैं बजाज फाइनेंस हूँ, तो मैं एसबीआई बैंक के पास जाऊँगा, उनसे 1000 करोड़ का लोन लूँगा और वो लोन मान लीजिए मुझे 9% पे मिला या 8% पे मिला, तो उन्हीं 1000 करोड़ को मैं इंटर्न आगे लेंड करूँगा और वो मैं हायर रेट पे लेंड करूँगा, राइट, 12%, 13%, 15%, जिससे मेरा मार्जिन भी निकल पाए और मैं बैंक को भी रीपे कर पाऊँ। तो एनबीएफसीज प्राइमरीली बैंक से पैसे बोरो करती हैं और उसको फर्दर लेंड करती हैं। ये तो हो गई दो ब्रॉड कैटेगरीज। इनके अंदर भी मल्टीपल टाइप की एनबीएफसीज होती हैं। हम लोग सबको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होती हैं, ये वो एनबीएफसीज होती हैं जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पेशली फंड करती हैं। एक होती है एसेट फाइनेंस कंपनी, ये वो एनबीएफसीज होती हैं जो एसेट परचेजेस जो होते हैं ना, फिजिकल एसेट्स, जैसे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, किसी को फैक्ट्री के इक्विपमेंट खरीदना है, वो फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करती हैं। अब इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है लोन कंपनीज, जो कि टिपिकल, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, राइट, अगर आपको लोन देने हैं तो एक एलसी एनबीएफसी होती है जो कि लोन दे सकती है। अब एनबीएफसी के लिए अप्लाई करने के लिए रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपको बहुत सारे टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, बट वो सब आप कर लोगे, राइट, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आप बना सकते हो। लेकिन जो 2 की रेगुलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपके पास कम से कम 2 करोड़ के नेट ओन्ड फंड्स होने चाहिए, मतलब 2 करोड़ आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। और नंबर 2, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फाइनेंस बैकग्राउंड में। यूजुअली वो एक्सपीरियंस मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का होना चाहिए। अब जो मैंने बोला 2 करोड़ नेट ओन्ड फंड्स होने चाहिए, ये भी डिफरेंट एनबीएफसीज के लिए डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक P2P एनबीएफसी का लाइसेंस ले रहे हैं, उसमें आपको 2 करोड़ फंड, लेकिन अगर आप हायर लोन्स देना चाह रहे हैं, ज्यादा लोन्स देना चाह रहे हैं, बड़े साइज के लोन देना चाह रहे हैं, व्हीकल लोन्स देना चाह रहे हैं, तो वो नेट ओन्ड फंड्स 10 करोड़ तक जा सकते हैं। मतलब आपके पास 10 करोड़ ऑफ नेट ओन्ड फंड्स होने चाहिए, तब जाके आप एक एनबीएफसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। एनबीएफसी लाइसेंस के लिए नहीं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगे। उसके बाद आप अप्लाई करोगे, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपके बिजनेस मॉडल दिखाने हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट करे, आरबीआई रिजेक्ट करे, वो अलग बात है। अब एक और टाइप की इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट, एनबीएफसी, एमएफआई भी बोलते हैं उसको। ये एनबीएफसीज वो होती हैं जो रूरल या सेमी अर्बन एरियाज में लो इनकम हाउस होल्ड में लेंड करते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसको लेंड कर रहे हो उनकी सालाना इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, या अगर सेमी अर्बन एरिया में है तो सालाना इनकम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। आप 50,000 से ज्यादा के लोन नहीं दे सकते हो, या आप जिसको लोन दे रहे हो उसका जो टोटल लोन उसने जहां से भी लेके रखे हैं वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अभी तक मैं आपको 2 क्रिटिकल एनबीएफसी बता चुका हूं, राइट, एक तो लोन कंपनी जो कि लोन देती है, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तीसरी जो कंपनी है वो है P2P एनबीएफसी, जो कि मैंने खुद ने स्टार्ट करी थी, मेरा पहला स्टार्टअप था। अब P2P एनबीएफसी क्या होती है? P2P एनबीएफसी खुद के पैसे लैंड नहीं करती, जैसे एमएफआई खुद के पैसे लैंड करेगी, लोन कंपनी खुद के पैसे लैंड करेगी, लेकिन P2P एनबीएफसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाएगी जो बोरोवर्स को लेंडर्स से कनेक्ट करेगा और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो रिकवरी में हेल्प करेगी लेंडर के, वो बोरोवर के क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेगी, लेकिन पैसा लेंडर का ही होगा। तो जो मेजर रिस्क है वो पूरी लेंडर की ही होगी। इसलिए ये मॉडल हार्ड भी होता है क्योंकि इसमें लेंडर्स बहुत कम आजकल मिलते हैं। तो P2P एनबीएफसी चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, जहां पर ये बहुत बूम किया था, लेकिन इवेंचुअली ये मॉडल अब चाइना में भी फेलियर की ओर जा रहा है और इंडिया में भी इतना पिकअप नहीं कर पाया है। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आपको लैंडिंग बिजनेस में जाना है तो आप 3 टाइप की एनबीएफसीज में के बारे में सोच सकते हो। एक जो लोन कंपनीज होती हैं जो कि नॉर्मल एनबीएफसीज लैंड करती हैं, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एक P2P एनबीएफसीज। अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आप लाइसेंस नहीं लेना चाहते हो तो भी आप एक एनबीएफसी बना सकते हो, आप एक एनबीएफसी को अक्वायर कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं
कि नॉन ऑपरेशनल एनबीएफसीज को या जिनके बहुत कम स्केल पे ऑपरेशंस हो उनको अक्वायर करते हैं और फिर अपना बिजनेस चालू करते हैं। लेकिन अब आरबीआई इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जहां तक बात है रेगुलेशंस की, तो जरूरी नहीं है एक लाइसेंस लेने के बाद आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखता है एनबीएफसीज पे। इनफैक्ट आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली रिपोर्ट्स, ऑडिट्स सबमिट करने पड़ते हैं आरबीआई को ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। और किसी भी टाइम पे आरबीआई को ऐसा लगा कि आपने कोई भी रूल का वायलेट किया है तो वो आपकी एनबीएफसी को बैन कर सकते हैं टेम्पररी या परमानेंटली। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बजाज फाइनेंस पे बैन लगा था कि वो नए लोन नहीं दे सकता। क्यों लगा था? क्योंकि कुछ वायलेशंस मिले आरबीआई को उनके ऑडिट में, तो उन्होंने टेम्पररी बैन कर दिया। और अगर आप इस टॉपिक पे और रिसर्च करना चाहते हैं कि और क्या क्या रेगुलेशंस हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एनबीएफसी का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, बहुत सिंपल है। गूगल पे जाइए, सर्च करिए आरबीआई एनबीएफसी लाइसेंस रिक्वायरमेंट। आपको आरबीआई की वेबसाइट मिलेगी, उस पे जाइए, क्लिक करिए, आपको सारे रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे। बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज, फर्म्स भी होते हैं जो कि आपको चार्ज करते हैं और हेल्प करते हैं आपको लाइसेंस दिलवाने में। इन द सेंस आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाते हैं, उसको सबमिट करते हैं सही तरीके से। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि आप एक लैंडिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना लाइसेंस के लैंडिंग बिजनेस स्टार्ट कर दूं और बाद में लाइसेंस ले लूं, मत करिएगा। बहुत ही रेगुलेटेड स्पेस है, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ध्यान रखिएगा उस बात का। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।